नमस्कार। इस वीडियो में हम परिचित हो रहे हैं 2D ज्यामिति से, अर्थात द्विविमीय ज्यामिति। हम किसी बिंदु O के सापेक्ष, यहाँ आप देख रहे हैं O के सापेक्ष यदि किसी बिंदु की स्थिति को बताना चाहते हैं तो हम दो दिशाओं की मदद लेते हैं। ये जो क्षैतिज दिशा में दिखाई दे रहा है हमें, इसको हम कहते हैं x अक्ष की दिशा, और ये जो ऊर्ध्वाधर दिशा है इसको हम कहते हैं y अक्ष की दिशा। तो मान लीजिए कि इस बिंदु O के सापेक्ष यदि हमें किसी बिंदु की स्थिति बताना है तो हमें इन दिशाओं का उपयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए कि बिंदु यहाँ पर है, तो इस बिंदु तक पहुँचने के लिए हमें इस दिशा में भी चलना होगा और इस दिशा में भी चलना होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमें 4 भागों में बटा हुआ ये पूरा प्लेन दिखाई दे रहा है। तो इस हिस्से को कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, इस हिस्से को कहा जाता है द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। तो आइए एक बिंदु लेकर के हम देखते हैं। मान लीजिए ये बिंदु A है। अब इस बिंदु A तक पहुंचने के लिए हमें x अक्ष की दिशा में 4 इकाई दूरी तय करना पड़ी और y अक्ष की दिशा में 6 दूरी। तो इस स्थिति में इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 4, 6। और देख सकते हैं ये बिंदु A के निर्देशांक 4, 6 हैं। इसी प्रकार यदि हम दूसरा बिंदु लें जो द्वितीय चतुर्थांश में हो, मान लीजिए कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु यदि इस प्रकार हो तो हम देखेंगे कि ये बिंदु ने अपनी स्थिति बदल ली है। अब यदि इसकी स्थिति हम देखें तो हम पाएंगे कि ये स्थिति -6, 8 है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें x अक्ष की दिशा में -6 दूरी तय करना पड़ी और y अक्ष की दिशा में +8 दूरी तय करना हुई। अब मान लीजिए कि इस बिंदु की स्थिति को यदि हम परिवर्तित करें, मान लीजिए कि बिंदु को हमने यहाँ से यहाँ किया। अब आप देख सकते हैं कि इस बिंदु ने अपनी स्थिति बदल ली है। अब इस बिंदु तक पहुँचने के लिए हमें x अक्ष की दिशा में ऋणात्मक 6 दूरी तय करना होगी और y अक्ष की दिशा में धनात्मक 6 दूरी तय करना होगी। तो जैसा कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि यदि हम 0 से दाईं ओर चलते हैं राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में तो ये दूरी बढ़ती जा रही है, और यदि लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो ये दूरी कम होती जा रही है। तो ये दूरी ऋणात्मक होगी इस दिशा में जाएंगे यदि हम। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि ऊपर की दिशा में हम बढ़ते हैं तो ये दूरी बढ़ती जा रही है, और यदि नीचे की दिशा में हम जा रहे हैं तो ये दूरी घटती जा रही है, या हम कह सकते हैं ऋणात्मक दिशा में बढ़ रही है। तो इस तरह से यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, दूसरे चतुर्थांश में हैं, तो हम देख सकते हैं कि x की दिशा में हमें ऋणात्मक चलना होगा लेकिन y की दिशा में धनात्मक चलना होगा। तो इस स्थिति में जो भी a के कोऑर्डिनेट होंगे वो इस तरह से होंगे कि x कोऑर्डिनेट ऋणात्मक और y कोऑर्डिनेट धनात्मक। मान लीजिए कि ये बिंदु यदि तृतीय चतुर्थांश में हो, मान लीजिए कि इस तरह की स्थिति है। अब इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें x की दिशा में भी ऋणात्मक चलना हो रहा है -6, और y की दिशा में भी नीचे की ओर चलना हो रहा है यानी -4। तो इस स्थिति में बिंदु A के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे -6, -4। देख सकते हैं हम इसको, इस बिंदु के निर्देशांक -6, -4। आइए अब इस बिंदु को यदि हम चतुर्थ चतुर्थांश में ले जाते हैं, मान लीजिए कि ये इस तरह की स्थिति है। अब आप देख सकते हैं इस बिंदु तक पहुंचने के लिए x की दिशा में धनात्मक दूरी तय करना हो रही है और y की दिशा में ऋणात्मक दूरी, अर्थात इस बिंदु तक पहुंचने के लिए x की दिशा में 6 दूरी और y की दिशा में ऋणात्मक 4। तो
इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 6 माइनस 4। आइए देखते हैं, देख सकते हैं हम इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 6 माइनस 4। तो हम देख सकते हैं कि यदि हम बिंदु ए की स्थिति को बदलें तो हम देख रहे हैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x भी धनात्मक है, y भी धनात्मक है। मान लीजिए कि ये बिंदु A यदि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो x ऋणात्मक हो जाएगा और y धनात्मक होगा। देख सकते हैं हम इसमें x की दिशा में हमें जाने के लिए ऋण 4 दूरी और y की दिशा में धन 4 दूरी। तो इस तरह से इस बिंदु के निर्देशांक हो गए। मान लीजिए इसकी स्थिति हम बदलते हैं तो ये x का मान बदल रहा है, y का मान 4 बना हुआ है। अब हम यदि तृतीय चतुर्थांश में आए तो हम देख सकते हैं इस बिंदु की निर्देशांक -8 माइनस 4 हो गए, यानी x की दिशा में -8 और y की दिशा में -4। मान लीजिए कि इसकी स्थिति और बदली हमने, तो वापिस हम देख सकते हैं -6 -4। जैसे जैसे हम बिंदु की स्थिति बदलते जाएंगे ये कोऑर्डिनेट बदलते जाएंगे। यदि हम चौथे चतुर्थांश में आए तो हम देख सकते हैं इस बिंदु के लिए x अक्ष की दिशा में हमें धनात्मक दूरी और y अक्ष की दिशा में ऋणात्मक दूरी। तो ये बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 4 माइनस 4। और हम देख सकते हैं बिंदु इस स्पेस में कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी है यदि, तो उस हिसाब से इसके निर्देशांक अपना रूप ले लेंगे। तो ये बिंदु यदि अब देखें हम x अक्ष पर यदि हो बिंदु तो हम देख रहे हैं कि y अक्ष की दिशा में कुछ भी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो ये बिंदु के निर्देशांक होंगे 6 0। इसी प्रकार से यदि बिंदु y अक्ष पर दूसरी दिशा में है तो इसके बिंदु के निर्देशांक होंगे -4 0। हम देख सकते हैं ये x अक्ष पर है तो x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब इसी तरह से यदि बिंदु को हम y अक्ष पर ले जाएं, मान लीजिए कि ये हमने 4 पर ले गए इसको, तो बिंदु x अक्ष की दिशा में कोई दूरी तय नहीं करना पड़ रही है और y अक्ष की दिशा में 4 इकाई दूरी तय करना हो रही है। तो इस तरह से इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 0 4। यदि ये बिंदु y अक्ष के ऊपर ही आगे बढ़े तो इस बिंदु के निर्देशांक x कोऑर्डिनेट 0 बना रहेगा। और इसी तरह से यदि हम नीचे ले जाएं इसको माइनस, तो ये x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम यदि पहले दूसरे तीसरे चौथे कोऑर्डिनेट में बदलते हैं तो x और y के मान बदलते जाते हैं। पहले कोऑर्डिनेट में दोनों धनात्मक, दूसरे कोऑर्डिनेट में x ऋणात्मक y धनात्मक, तीसरे कोऑर्डिनेट में x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक, और चौथे क्वाड्रेंट में जाने पर x धनात्मक लेकिन y ऋणात्मक। तो इस तरह से 4 स्थितियां संभव है जहां ये सभी कोऑर्डिनेट धनात्मक है। यहाँ पर x ऋणात्मक y धनात्मक, यहाँ दोनों ऋणात्मक, और यहाँ x धनात्मक y ऋणात्मक। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शा सकते हैं। और ये ठीक उसी प्रकार की स्थिति है जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और कोई हमें किसी पर्टिकुलर जगह का पता पूछता है, तो जिस तरह से हम दिशाओं का उपयोग करके पता बताते हैं उसी तरह से हम यहाँ x अक्ष और y अक्ष की दिशा का उपयोग करते हुए इस बिंदु की स्थिति को बता रहे हैं। तो ये जो तरीका होता है ये निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत है और यहाँ पर हम किसी बिंदु की स्थिति को इन अंकों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए कि हमें दो बिंदु P और Q दिए हुए हैं और जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी यानी PQ की लंबाई ज्ञात करना है। आप चित्र में देख सकते हैं ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। इनके निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2। x1 y1 का अर्थ ये हुआ कि बिंदु O से यहाँ तक की दूरी x1 है
और ये दूरी PM दूरी y1 है। इसी तरह से बिंदु Q के लिए O से यहाँ तक की दूरी N तक दूरी x2 है और ये दूरी y2 है। तो आप देख सकते हैं ये अंदर वाली दूरी PR x2 - x1 है और ये दूरी y2 - y1 होगी, क्योंकि ये दूरी y2 है और उसमें से ये दूरी y1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हम देख सकते हैं अंदर वाली दूरी y2 - y1 है। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर PQ दूरी बराबर होगी √ PR दूरी का वर्ग प्लस PR दूरी का वर्ग प्लस RQ दूरी का वर्ग। तो ये पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया, तो ये हम प्राप्त कर रहे हैं सूत्र PQ बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र के द्वारा हम बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न देखते हैं। इसी पर आधारित हमें सिद्ध करना है बिंदु 1 1 -1 -1 तथा -√3√3 किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अब आप कल्पना कीजिए कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ABC हैं और जिनको हमने निर्देशांक 1 1 -1 -1 और -√3√3 प्रदत्त हैं। अब हम इस सूत्र की सहायता से दूरी AB का मान ज्ञात करेंगे। AB के लिए हम ये बिंदु लेंगे x2 - x1, यानी इसको हमने यदि हम x1 माना, इसको x2 माना, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और इसी तरह से y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमने ज्ञात कर लिया। इसी तरह से BC यानी बिंदु B और बिंदु C लेकर के एक को हमने x2 y2 मान लिया और x को x1 y1 मान लिया और सूत्र लगाया। यदि हमने मान लीजिए कि इसको x2 y2 माना, इसको x1 y1 माना, तो ये -1 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -√3 का होल स्क्वायर, इसको भी हल किया और हमने प्राप्त किया √8। इसी प्रकार CA यानी बिंदु C और बिंदु A लेकर के हमने दूरी ज्ञात की और इसका भी मान हमने ज्ञात किया और हम प्राप्त कर रहे हैं तीनों दूरी बराबर है, इसलिए दिया हुआ त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक इसी ढंग से सिद्ध करना है कि ये चार बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। तो आयत में हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के, लेकिन साथ में एक चीज़ और होती है, वो ये होती है कि इनके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो एक विकर्ण तो हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो जाएगा DB या BD। तो ये विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम ज्ञात करेंगे AB, BC, CD और DA और साथ ही दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे BD और CA। तो इन बिंदुओं की सहायता से हमने बिंदु A और B की सहायता से AB दूरी ज्ञात की, बिंदु A और C की सहायता से CA दूरी ज्ञात करेंगे, बिंदु B और D की सहायता से BD दूरी ज्ञात करेंगे और जब हमने ये सारी दूरियां निकाल ली तो हम प्राप्त कर रहे हैं कि आमने सामने की दूरियां यानी DA दूरी BC दूरी के बराबर है, BA दूरी CD के बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। तो इस तरह से यह प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। अगली अवधारणा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC और इसके बिंदु दिए हुए हैं, A बिंदु के शीर्ष दिए हुए हैं x1 y1, B बिंदु के शीर्ष दिए हुए हैं x2 y2 और C बिंदु के शीर्ष दिए हुए हैं x3 y3। ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो विधि है वो ये है कि पहले हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और उसमें से इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो क्षेत्र हमें प्राप्त होता है वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो वो सारी प्रक्रिया की गई और ये प्रक्रिया करने के बाद में जो हम सूत्र प्राप्त करते हैं अंत में,
मान लीजिए कि त्रिभुज के शीर्ष ए का निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2, सी के निर्देशांक x3 y3। तो इस स्थिति में जो क्षेत्रफल का सूत्र हमें प्राप्त हो रहा है, इसको पूरा हल करने के बाद वो इस प्रकार है: x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आइए इस सूत्र का उपयोग करते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 4 6 0 4 और 6 2 हैं। तो हमने x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के मान निकाल लिए और इस सूत्र में हमने मानों को रखा है। x1 के स्थान पर हमने 4 रखा है, y2 के स्थान पर 4 और y3 के स्थान पर 2। इस प्रकार से हमने इस सूत्र में सारे मानों को रख दिया है और हल किया है। हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं 10 वर्ग इकाई। तो ये हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। मान लीजिए ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि आपको क्षेत्रफल में ऋण चिन्ह आए, तो उस ऋण चिन्ह की हम उपेक्षा करेंगे, क्योंकि ऋणात्मक क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल लिया जाता है उसको धनात्मक रूप में लिया जाता है। तो यदि आंकिक मान ऋणात्मक आए तो उसको हम धनात्मक रूप में ही स्वीकार करेंगे। अब इसी से जुड़ी हुई अगली कंसेप्ट है कि यदि तीन बिंदु संरेख हो मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उस स्थिति में बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो मान लीजिए कि हमें अगला प्रश्न है कि सिद्ध करना है कि ये तीन बिंदु संरेख है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र में ये बिंदु हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। इन मानों को हमने रखा और जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं 0 मिल रहा है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। इसका मतलब तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक, अगला उदाहरण भी इसी ढंग का है कि k के किस मान के लिए ये बिंदु संरेख होंगे, यानी ये x1 y1 के स्थान पर, ये x2 y2 के स्थान पर और ये x3 y3 के स्थान पर है। तो इस सूत्र में हमने मान रखा, क्योंकि यदि ये संरेख हैं तो ये बनने वाला क्षेत्रफल 0 होगा। अब x1 y1 और x2 y2 x3 y3 इनके मान हमने रख दिए और हल करने के बाद हमने k का मान प्राप्त कर लिया है। तो इस ढंग से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी ढंग से अगला प्रश्न भी है कि यदि तीन बिंदु संरेख हो तो इनमें आपस में ये संबंध होगा 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1। करने का तरीका वही है कि हम बिंदु संरेख है तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 0 कर दिया और x1 y1 का मान ये रख दिया, x2 y2 का मान 0b², x3 y3 का मान 1 1 रख दिया और इस व्यंजक को हमने हल किया। हल करने के बाद में आप देख सकते हैं कि हम इस परिणाम पर पहुंच रहे हैं कि 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1, और यही हमें सिद्ध करना था। इसी ढंग का अगला प्रश्न है कि बिंदु 1 2 x y और 3 4 एक सरल रेखा में हो तो सिद्ध कीजिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये एक सरल रेखा में है तीनों बिंदु, तो इस सूत्र में हमने मान रखा, तो ये क्षेत्रफल इनका 0 होगा। और इसमें जब हमने मान रखे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के, और इसको जब हमने सरल किया तो सरल करने के बाद जो हम संबंध प्राप्त कर रहे हैं वो है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न भी इसी ढंग का है। किसी त्रिभुज के शीर्ष हमें दिए हों, 3 शीर्ष दिए हों और उसका क्षेत्रफल दिया हो, तो हमें अज्ञात राशि a का मान ज्ञात करना है। सरल प्रश्न है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र होता है, तो क्षेत्रफल के स्थान पर हमने रखा है 10। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 10 रखा है और x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान हमने रख दिए, और इसके बाद इसको हमने जब सरल किया तो सरल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं a का मान 5। तो इस ढंग से हम संरेखीय सिद्ध कर सकते हैं तीन दिए हुए बिंदु को। अब मान लीजिए अगली अवधारणा कि बिंदु
P और Q जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, और इनके बीच में एक बिंदु R है जो इस दूरी PR और RQ को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। इस बिंदु R के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो इस बिंदु R के निर्देशांक जो होंगे, यदि हम उनको XY से व्यक्त करें बिंदु R के निर्देशांक को, तो हम प्राप्त करेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, y बराबर हम प्राप्त करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और चूंकि ये हम देख सकते हैं ये बिंदु R P और Q के बीच में है, इसलिए ये इसको आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। तो ये जो हमने निर्देशांक निकाले हैं, ये आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले या अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। दूसरी स्थिति देखें कि यदि ये बिंदु R P और Q से बाहर हो, यानी बाह्य रूप से ये विभाजित कर रहा हो, PR और QR का अनुपात m1 और m2 हो, तो उस स्थिति में जो सूत्र बनेगा वो इस प्रकार होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो आइए इस चीज को हम सवाल में देखते हैं। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं -1 2 और 4 -5 को मिलाने वाली रेखा को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से 2:3 में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे ये x1 y1 है, x1 का मान ये हो गया, y1 का मान 2 हो गया। इसी तरह से x2 का मान 4 हो जाएगा और y2 का मान -5। m1 2:3 यानी m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3, ये हमने मान लिया। अब आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, सूत्र में मान रख दिया, हल किया। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया और -4/5 प्राप्त कर रहे हैं। तो 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 1 -4/5। इसी तरह से यदि बाह्यतः विभाजित कर रहा है तो सूत्र हम प्रयोग करेंगे m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। इस सूत्र में, दोनों सूत्रों में हमने मान रख दिए m1 m2 और x1 y1 x2 y2 के, और हमने हल किया तो प्राप्त कर रहे हैं बिंदु के निर्देशांक -11 16। अगला उदाहरण है कि बिंदु 4 6 बिंदु xy और 5 7 को 2:1 में विभाजित करता है, तो x और y के मान ज्ञात करना है। अब x और जो हमारा सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, तो ये जो विभाजित करने वाला बिंदु x कोऑर्डिनेट के रूप में हमें दिया हुआ है 4, यहाँ रखा हमने। m1 x2 प्लस m2 x1 इनके मान रख दिए। m1 का मान हमने रखा है 2 और m2 का मान रखा है 1, और x2 x1 के मान रख दिए। x2 का मान हमने रखा है 5 और x1 का मान हमें ज्ञात करना है, जिसको हमने x रखा है। और इसको जब हमने हल किया तो हल करने के बाद x का मान हम प्राप्त कर रहे हैं 2। इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, इसमें y का मान हमने 6 रखा है, ये 6, और m1 m2 के मान रख दिए 2 और 1, और y2 और y1 के मान रख दिए हमने। y2 का मान रखा है 7 और y1 का मान रखा है y, जिसे हमें ज्ञात करना है। और इसके बाद हमने इसको हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं y का मान 4। तो इस तरह से हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए, 2 और 4। तो इस ढंग से हम द्विविमीय ज्यामिति में किसी बिंदु से संबद्ध कुछ जो बेसिक अवधारणाएं हैं, मूलभूत संकल्पनाएं हैं, उनको हमने ज्ञात करने की कोशिश की। और इस वीडियो के बाद हम बढ़ेंगे रेखाओं के समीकरण पर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।